जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 94। आज के लेक्चर में पार्ट 2 स्टडी करेंगे चैप्टर 1 का। उसमें 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज डिस्कस करने हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि लेजिस्लेटिव बॉडीज़ कौन सी है पाकिस्तान में, यानी जब भी पाकिस्तान में कोई नया कानून बनता है, लॉ बनता है, तो इस लॉ को कौन सी अथॉरिटीज़ बनाती हैं, अप्रूव करती हैं, वो स्टडी करेंगे। अथॉरिटीज़ के बारे में आज स्टडी करेंगे और जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा मंडे को, वो हमारा इस सेशन का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद कुछ हम पास्ट पेपर की डिस्कशन करने के लिए प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, वो आपको मैसेज कर दिया जाएगा जब जब प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है। लेकिन सेशन आपका ऑफिशियली नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आज सेकंड लास्ट लेक्चर है। संडे को लेक्चर नहीं है आपका कोई, मंडे को आपका लास्ट लेक्चर होगा। जी मंडे को क्या है? किन 11 बजे तक रखें? तो भाई हमारी क्लास का टाइम कुछ हो रहा है, ऐसे ना करें। क्या कहना क्या चाह रहे हैं मुझे आप? नहीं, नॉर्मल डेज में भी क्लासेस दूसरी भी होती हैं, तो मंडे को भी होती नहीं। क्या टाइम ओवरलैप हुआ कि? तो फिर कंफ्यूज हो गए? कोई बात, कंफ्यूजन दूर हो गई है ना? तो नेक्स्ट आपका लास्ट लेक्चर होगा मंडे को। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज के। लेजिस्लेटिव बॉडीज क्या हैं, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपको बता रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दुनिया में 2 बड़े सिस्टम, वैसे तो गवर्नमेंट के जो सिस्टम, जिस तरीके से गवर्नमेंट चलाई जाती है किसी भी मुल्क में, उसको बहुत से टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। लेकिन 2 बड़े सिस्टम है जो दुनिया में चलते हैं। एक को कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम और एक को कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं होता, सारी की सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट ही अपनी टीम जो है वो चुनता है और जो भी फैसले होते हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के पास होते हैं। यानी विद इन द गवर्नमेंट जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, जो सबसे ज़्यादा पावर है मुल्क के अंदर, वो प्रेसिडेंट के पास होती है। इसकी एग्जांपल है यूएसए। यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जो वोटर्स हैं वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ठीक है। कुछ सिस्टम उनका इस तरह का है कि प्रेसिडेंट ही एक तरह से इलेक्शन लड़ रहा होता है और सारी पावर्स किसके पास है? प्रेसिडेंट। लेकिन पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं है, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे बताया। पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि पावर्स, जो पार्लियामेंट का एक नुमाइंदा होता है वो है प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट हालांकि प्रेसिडेंट को भी चुनती है, लेकिन प्रेसिडेंट समझ लीजिए एक सिंबल ऑफ यूनिटी के तौर पे काम करता है। प्रेसिडेंट एक तरह से एडवाइजर के तौर पे काम करता है प्राइम मिनिस्टर को। जो पावर्स होती हैं वो किसके पास हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को चूज करती है पार्लियामेंट, यानी नेशनल असेंबली। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो असल पावर समझी जाती है जिसके पास है वो है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ये पावर्स अपने एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर को ट्रांसफर करते हैं। तो प्रेसिडेंशियल, दुनिया में 2 बड़े सिस्टम कौन से हैं गवर्नमेंट के, किसी भी हुकूमत का निजाम चलाने के? प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सारी पावर्स किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। पार्लियामेंट्री सिस्टम में सारी पावर किसके पास? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट चूज करती है प्राइम मिनिस्टर को, पार्लियामेंट चूज करती है प्रेसिडेंट को। लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट का जो चलाने का इख्तियार होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है ज्यादा। प्राइम मिनिस्टर के पास चंद एक इख्तियारात होते हैं सिर्फ। पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक। तो इसमें आपको दोनों पोजीशंस मिलेंगी, प्रेसिडेंट भी, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपको सिर्फ एक ही पोजीशन मिलेगी, वो कौन सी है? प्रेसिडेंट।
तो पाकिस्तान में चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसीलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट को भी हम डिस्कस करेंगे, कैसे इलेक्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर को भी। हालांकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइम मिनिस्टर इररेलेवेंट है, लॉ मेकिंग प्रोसेस में प्राइम मिनिस्टर इररेलेवेंट है। रेलिवेंट है तो कौन, प्रेसिडेंट और फिर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से क्या मुराद है, नेशनल असेंबली और सेनेट, ये दो बॉडीज। प्रेसिडेंट को कहा जाता है हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, यानी ये हुकूमत नहीं चला रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं है पाकिस्तान के, लेकिन ये सिंबल ऑफ यूनिटी है। पूरी रियासत का, पाकिस्तान का समझ लीजिए एक हेड, सीनियर तरीन बंदा है पोजीशन वाइज, हेड ऑफ द स्टेट। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, जितने भी बिल्स अप्रूवल के लिए आते हैं, फाइनल अप्रूवल, फाइनल साइन प्रेसिडेंट करता है, फिर उसके बाद वो लॉ बन जाता है। बिल कहते हैं हम ऐसे लॉ को जो अभी इनिशियल डिस्कशन की स्टेज पे है, अभी उसकी अप्रूवल नहीं हुई, ठीक है। ऐसा लॉ जो भी बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, अभी उसकी फाइनल अप्रूवल नहीं, उसे कहते हैं बिल। जब फाइनल अप्रूवल हो जाती है उसकी पार्लियामेंट से, और फिर प्रेसिडेंट भी साइन कर देता है, आखिरी साइन किसके होते हैं, प्रेसिडेंट के, ठीक है। कुछ केसेस में प्रेसिडेंट उस बिल को डिले तो कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट ने जिस बिल को अप्रूव कर दिया हो ना, प्रेसिडेंट उसको रोक नहीं सकता, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि असल पार्लियामेंट्री सिस्टम में असल पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था, वो बिल था क्या, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल था। उसको बिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी उसकी फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट से नहीं हुई, वो अभी अप्रूवल की स्टेज पे है, प्रोसेस की स्टेज पे। तो प्रेसिडेंट का काम क्या है, ऐसे सारे बिल जो पार्लियामेंट यानी नेशनल असेंबली और सेनेट से अप्रूव हो चुके हैं, उनकी फाइनल अप्रूवल करना, साइन करना, यह है प्रेसिडेंट का काम। और फिर यह प्राइम मिनिस्टर को गाइड करता है इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के ऊपर, कि क्या पॉलिसीज वगैरह होनी चाहिए। लेकिन इसका स्टेटस चूंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता प्राइम मिनिस्टर होता ही ना, गाइड होने की बात दूर की, प्राइम मिनिस्टर होता, सारे फैसले प्रेसिडेंट कर रहा होता। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ गाइड करना है, ठीक है। प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, पाकिस्तान में प्रेसिडेंट बनने के लिए जरूरी है कि पर्सन मुस्लिम हो, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, नॉन मुस्लिम कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबली। अब ये नेशनल असेंबली क्या है, सेनेट क्या है, प्रोविंशियल असेंबली, ये सारी डिस्कशन हमारी आज के लेक्चर में होगी। लेकिन ये हमारे मुल्क के समझ लें कि एक रिप्रेजेंटेटिव है जिनको अवाम ने चुना, ये अवाम के नुमाइंदे हैं। नेशनल असेंबली में कौन लोग बैठते हैं, सेनेट में कौन लोग बैठते हैं, प्रोविंशियल असेंबली, ये अवाम के नुमाइंदे, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव। प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है 5 साल के लिए, अगर इसका टेन्योर कंप्लीट हो जाए तो ये मजीद 5 साल के लिए री इलेक्ट भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव टर्म सर्व कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। प्रेसिडेंट मैक्सिमम कितनी टर्म सर्व कर सकता है, तो ये है प्रेसिडेंट का स्ट्रक्चर। तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनने के लिए, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का काम क्या है, लॉ मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ की फाइनल अप्रूवल इसके पास होती है, साइन करने होते हैं इसने, और ये कुछ जो नेशनल इंपोर्टेंस के इश्यूज होते हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर को गाइड भी करता है, लेकिन बहरहाल फैसला प्राइम मिनिस्टर ने करना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ज्यादा पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास या प्राइम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। हमारे 99% पावर जो है ना गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 1%। हाँ, हल्फ लेता है, कुछ साइन करता है डॉक्यूमेंट्स पे हैं, कभी कभार सर्दियों में धूप निकल, याद है हमारे एक पुराने प्रेसिडेंट के बारे में मशहूर था, कभी कभार सामने आते थे वैसे धूप लगाने के, तो कभी कभार यार, ये तो यार अलग से बात होगी, ऐसे करना नहीं चाहिए। आखिर को हमारे अल्लाह ताला ने किसी भी पर्सन को अगर किसी जगह पे बिठाया है, ठीक है, तो हमें उसकी इज्जत करनी, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। तो प्राइम मिनिस्टर, भाई समझ आ गया आपको सिस्टम, प्रेसिडेंट कितने टर्म, क्या होना चाहिए इसको,
प्राइम मिनिस्टर। ये इसको प्राइम मिनिस्टर को ये मुस्लिम होना चाहिए प्रेसिडेंट। और इलेक्ट कौन करता है? अवाम के नुमाइंदे यानी नेशनल असेंबली के मेंबर्स, सेनेट के मेंबर्स और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स सारे मिलके, क्योंकि प्रेसिडेंट को तो पूरे मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ना, पूरे मुल्क के लिए का सिंबल ऑफ यूनिटी है, इसलिए इसको सारे लोग मिलके यानी नेशनल असेंबली, सेनेट भी और प्रोविंशियल असेंबली भी। जी ये अभी मैं डिस्कस करता हूं, सारा इलेक्शन का प्रोसेस सारा जो होगा वो भी डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये नेशनल असेंबली का मेंबर है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करूं, वैसे कल के लेक्चर का ये पार्ट है लेकिन मैं अभी डिस्कस कर देता हूं। नेशनल असेंबली क्या है, सेनेट क्या है, प्रोविंशियल असेंबली क्या है। आप कुछ सालों के बाद पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होते हैं, ऐसा ही है। आप में से कितने स्टूडेंट्स ने वोट कास्ट किया हुआ है? राधा ये कभी भी एक वोट कास्ट किया हो कितने? चले कम लोगों ने किया, वैसे कोशिश करनी चाहिए वोट कास्ट कर दें। हाँ जी, हाँ नहीं फायदा होना वो अलग बात है फिर भी कम से कम आपको उसके सिस्टम के साथ अवेयरनेस हो जाएगी। तो जब आप वोट देते हैं ना, आपने नोट किया होगा जनरल इलेक्शन में जाके वोट देते हैं तो दो तरह के वोट्स होते हैं। एक को हम नॉर्मल लैंग्वेज में यहाँ पे कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में, छोटा वोट और बड़ा वोट। छोटा वोट जो होता है वो होता है एमपीए का, प्रोविंशियल असेंबली के लिए, और बड़ा वोट होता है नेशनल असेंबली के लिए। प्रोविंशियल असेंबली के जरिए से जो लोग चुने जाते हैं ना प्रोविंशियल इलेक्शन में कामयाब, वो आपके सूबे के लेवल पे गवर्नमेंट चलाते हैं। और जो एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, यानी बड़ा वोट जिसे बोलते हैं नेशनल असेंबली, वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट चलाते हैं। ठीक है, आपने कई दफा ऐसे सुना होगा कि जी प्रोविंशियल लेवल पे, जैसे केपीके में है, प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट किसी और की है और लेकिन नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है। तो इसका मतलब यह है कि लोगों ने जो वोट्स दिया प्रोविंशियल लेवल पे वो किसी और पार्टी को दिए, और जो नेशनल लेवल पे वोट वो किसी, ऐसे होता है पॉलिटिक्स में। जब आप वोट देते हैं तो जो पहले हम एमपीए लेवल की बात करते हैं, एमपीएस के लिए वोटिंग होती है, उसमें फिर जो कामयाब होते हैं वो हर हलके में से, उससे कहा जाता है ये एमपीए बन गया, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली बन गया। एमपीए का मतलब मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, एमएनए का मतलब मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। अब मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली बन गया, इसका मतलब है पंजाब फर्ज कीजिए अगर उसका मेंबर बना है, एमपीए बना है, तो पंजाब में जितने भी एमपीएस होंगे ये इस सूबे को किस तरीके से चलाना है, इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो डिसाइड करेंगे। और ये फिर अपने में से एमपीएस अपनों में से किसी एक पर्सन को चुनते हैं ताकि वो लीडर ऑफ द हाउस बने और मामला चलाए, उसको बोलते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर। इसका मतलब चीफ मिनिस्टर बनने के लिए एमपीए होना जरूरी है, प्रोविंशियल असेंबली में मेजॉरिटी होना जरूरी है। जिस पार्टी की प्रोविंशियल असेंबली में मेजॉरिटी होगी या जिस पार्टी के एमपीए ज्यादा होंगे वो उस सूबे में गवर्नमेंट बनाने की हकदार होगी, और जो वो अपना लीडर चुनेंगे एमपीएस वो क्या होगा, चीफ मिनिस्टर। ठीक है जी, ये हो गया एमपीएस की बात। तो प्रोविंशियल असेंबलीज पाकिस्तान में जितने प्रोविंसेस हैं उतनी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, लेकिन नेशनल असेंबली पूरे पाकिस्तान में एक ही है। इस नेशनल असेंबली में क्या होता है, जो आप वोट देते हैं ना एमएनए, बड़ा वोट जिसे कहते हैं एमएनए को, इस हल्के का एमएनए है, उसमें जो लोग कामयाब होते हैं वो फिर चले जाते हैं नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली में फिर जो मेंबर्स हैं उनको एमएनए बोलते हैं। जिस तरह प्रोविंशियल असेंबली में उन्होंने चुना एक बंदे को अपने लीडर के तौर पे, जो कि सारे मामलात को संभालेगा, देखेगा गवर्नमेंट के किस तरीके से मामलात चल रहे हैं, उसी तरह नेशनल असेंबली में भी एमएनएस मेजॉरिटी की बेस पे एक पर्सन को चुनते हैं जो उनका लीडर होगा और जो पूरे मुल्क के, सूबे के नहीं, पूरे मुल्क के मामलात को चलाएगा, उसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आपको एमपीएस का मेजॉरिटी वोट चाहिए और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको नेशनल असेंबली का
मेजॉरिटी वोट चाहिए। यही वजह है अमूमी तौर पे प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, जिसके नेशनल असेंबली में वोट्स की तादाद ज्यादा हो। नेशनल असेंबली में जिसके मेंबर, जिस पार्टी के MNA तादाद में ज्यादा होंगे नेशनल असेंबली में, वो प्राइम मिनिस्टर उसका होगा। यह है डिफरेंस थोड़ा सा प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली में, यानी MPA और MNA। अच्छा, MNA में अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें ना पाकिस्तान के पास्ट हिस्ट्री का, तो आपको अंदाजा होगा कि ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के वो पंजाब से। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन यह है कि पंजाब में MNAs की सीट सबसे, क्योंकि इन सीट्स को डिवाइड किया गया है पॉपुलेशन के हिसाब से। क्योंकि पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा जो प्रोविंस है वो पंजाब है, तो सबसे ज्यादा सीट्स भी किसकी हुई? पंजाब की। तो जो पार्टी नॉर्मली पंजाब में जिसकी सीट्स ज्यादा होती हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसके उस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होने की ज्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे। अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक सूबे की मेजोरिटी सबसे ज्यादा है, सीट सबसे ज्यादा है, तो ऐसे लगता है ये बड़ा सूबा इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे आ गया। हो सकता है कि कुछ ऐसे लॉज पास हो जाए जो इस सूबे की फेवर में तो हो, लेकिन दूसरे सूबों की फेवर में ना हो। तो उस वक्त जो 1973 में जिन लोगों ने आइन बनाया था, उन्होंने बड़ा ही अच्छा एक कंसेप्ट निकाला, वाकई अच्छा। देखिए, कंसेप्ट हर चीज का प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, डिपेंड करता है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो एक पॉइंट उन्होंने ये निकाला, उन्होंने कहा जी अगर लॉ मेकिंग प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली होगी ना, तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि नेशनल असेंबली में मेजोरिटी एक प्रोविंस की ज्यादा है। तो हो सकता है ऐसे लॉज पास हो जाए जो इसको फेवर कर रहे हैं, दूसरे प्रोविंसेस को फेवर नहीं कर रहे। तो एक ऐसी मजीद बॉडी भी बनानी चाहिए लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, जिसमें ये जो बड़े सूबे का इन्फ्लुएंस है इसको इक्वलाइज किया जाए, जिसमें जो छोटे सूबे जैसे फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान है या KPK है, इनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो। तो एक और बॉडी बनाएगी जिसे बोलते हैं सेनेट। सेनेट में हर सूबे की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, यानी चाहे वो सूबा साइज वाइज, पॉपुलेशन वाइज या किसी और रेवेन्यू वाइज बड़ा हो या छोटा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, हर सूबे की रिप्रेजेंटेशन इक्वल है। इसे बोलते हैं सेनेट। और लॉ मेकिंग प्रोसेस को फेयर बनाने के लिए ये रूल निकाला गया है कि जो भी लॉ पास होगा वो नेशनल असेंबली से भी पास होगा और वो सेनेट से भी पास होगा, फिर उसे एक्ट का दर्जा दिया जाएगा, फिर उसे अप्रूव समझा जाएगा, वरना वो लॉ अप्रूव नहीं किया जाएगा। आपके ख्याल में सेनेट को ऐड करना लॉ मेकिंग प्रोसेस में गुड थिंग है या बैड थिंग है? अच्छी चीज नहीं, इससे प्रोसेस में डिले नहीं आता क्या? मेरा तो खैर से प्रोसेस में डिले आ जाता है। हाँ, इस तरह ना होता तो हो सकता है अनफेयर लॉज पास हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये अच्छी चीज है, मेरा भी यही ख्याल है। सेनेट का होना एक अच्छी चीज है, इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है सबकी। अच्छा, अब जो सेनेट के मेंबर्स हैं ना, ये कौन चुनता है भला? ये चुनते हैं MPAs। MPAs याद है ना, प्रोविंशियल लेवल पे। हाँ जी, तो ये चूंकि हर सूबे से इक्वल रिप्रेजेंटेशन आनी है, तो सूबे के लेवल पे जो MPAs होते हैं वो चुन। इसका मतलब है हम एज ए रजिस्टर्ड वोटर ऑफ पाकिस्तान हम MPA को वोट दे सकते हैं, MPA को चुन सकते हैं, हम MNA को चुन सकते हैं। लेकिन सेनेटर्स जो होते हैं, सेनेटर्स जो सेनेट में बैठते हैं, सेनेटर्स बोलते हैं, सेनेटर्स को कौन चुनेगा? MPAs। चलिए अब वापस आते हैं, ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया नेशनल असेंबली का और सेनेट का। वापस आते हैं, हम थे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, ऐसा ही है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी ये हेड ऑफ द स्टेट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट से मुराद ये है कि निजाम कैसे चलाने, मामलात कैसे चलाने, एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा। प्राइम मिनिस्टर मेंबर होगा किसका? नेशनल असेंबली का। MNA को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। जो पर्सन MNA नहीं है वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। कैसे इलेक्ट होता है? नेशनल असेंबली में
मेजोरिटी ऑफ वोट्स है। अब अगर तो उस पॉलिटिकल पार्टी के अकेले पास 50% से ज्यादा मेजोरिटी हो तो उसे किसी दूसरी जमात को साथ मिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्ज कीजिए 4-5 जमातें हैं और एक जमात कंपैरेटिवली बड़ी है लेकिन 50% से ज्यादा वोट्स उसके भी नहीं है, उसके 45% वोट है, तो क्या करना पड़ेगा उसे? किसी दूसरी जमात को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। यानी वो किसी दूसरी जमात के एमएनए को कहेंगे हमारे जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो तो आप तो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते आपकी जमात में से, 10 तो सारी आपकी सीट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 सीट्स हैं, 45 सीट्स हमारी है, लेकिन आप हमारे साथ मिल जाए ना, हमारी सीट बढ़ जाएगी या आप हमारी इत्तेहादी जमात बन जाए। फिर लॉ मेकिंग प्रोसेस में हम आपको या जो दूसरे प्रोसेस है उसमें आपको स्पेशल कोई एडजस्टमेंट कर लेंगे रिसोर्सेज की, कुछ वजारतें आपको दे देंगे। आगे हम पढ़ेंगे वो प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना उसके इर्द गिर्द वजीर होते हैं जिनके जरिए से वो काम लेता है, जैसे रेलवे मिनिस्टर, ठीक है, जैसे वो इंटीरियर मिनिस्टर, वजीर दाखिला, ठीक है, वजीर रेलवे, वजीर दिफा, ये सारे मिनिस्टर्स होते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की टीम है, प्राइम मिनिस्टर की टीम होती है। गालबन 23-25 कोई इसके लगभग तादाद है शायद, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। बहरहाल तो इस तरीके से एडजस्टमेंट होती है। नेशनल असेंबली में अगर सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ वोट्स जिस पर्सन को मिल जाए वो फिर क्या होगा? वो प्राइम मिनिस्टर होगा। प्राइम मिनिस्टर जब कोई अपॉइंट हो गया वो क्या करता है? फिर वो अपनी एक फेडरल कैबिनेट बनाता है। फेडरल कैबिनेट, हवा की काबीना, उसमें सारे मिनिस्टर्स होते हैं। सारे मुल्क के समझ लीजिए जो फैसले एडमिनिस्ट्रेटिवली आइन के मुताबिक कहां पे होने चाहिए? फेडरल कैबिनेट में। काउंसिल ऑफ कैबिनेट क्या है? फेडरल कैबिनेट क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें मिनिस्टर होते हैं हर एक पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को, जैसे रेलवे का निज़ाम अलग है, एयरलाइन का निज़ाम अलग है, वजीर दिफा का निज़ाम अलग है, दाखिली अमूर अलग है, खारजी अमूर अलग है, इंटीरियर मिनिस्टर अलग, सारा ये सारे मिनिस्टर्स होंगे, एक कैबिनेट का हिस्सा है। जब भी कोई पॉलिसी मेकिंग करनी होगी वो कैबिनेट में डिस्कस होगी, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रूव करेगा। जब प्राइम मिनिस्टर पहले मशवरा करके अप्रूव हो गया, फिर प्राइम मिनिस्टर ने टास्क देना होता है मिनिस्टर को। जैसे रेलवे के कोई एक्सीडेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट पहुंची, प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। उन्होंने कहा अच्छा रेलवे का एक्सीडेंट ऐसा करें कि जो हमारे सारे ड्राइवर्स है ना उनकी ट्रेनिंग भी करें और जो भी रेलवे लाइन है उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करें ताकि आइंदा हादसा ना हो। अब ये प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म देना है किसको? मिनिस्टर को। और कौन सा वाला मिनिस्टर? रेलवे का मिनिस्टर होगा। मिनिस्टर जो होते हैं ना, ये पावर तो इनके पास है लेकिन ये कोई टेक्निकल, ये इंजीनियर थोड़ी है। क्या मिनिस्टर खुद जाके वो लाइन ठीक है? उसको तो शायद पता भी ना हो, लेकिन पावर्स उसके पास है। तो मिनिस्टर को आगे फर्दर असिस्ट करते हैं सेक्रेटरीज। ये हुकूमत का निजाम इस तरीके से चलता है। सेक्रेटरीज को असिस्ट कर रहे होते हैं उस डिपार्टमेंट के टेक्निकल लोग, जैसे रेलवे के इंजीनियर्स, ठीक है, इंजीनियर, ठीक है जी। ये मुझे कुछ वो इंडियन मूवीज का एक सीन याद आ गया, उसमें बाज़ को आता है ऐसा कोई पुलिस वाला होता है और वो कोई सियासतदान होता है, सियासतदान कोई गलत काम कहने को कहता है पुलिस वाले को, पुलिस वाला इनकार करता है और एक डायलॉग मूवी तौर पे बोलते हैं पुलिस वाला कि आपने तो 5 साल के बाद चले जाना है, हमने इस डिपार्टमेंट में सारी उम्र रहना है। तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये क्या है? इन्होंने 5 साल बाद चले जाना है, या जो सेक्रेटरीज है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उन्होंने तो इसीलिए क्या दोनों में कोलैबोरेशन होनी चाहिए, अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए मिनिस्टर्स के दरमियान में, सेक्रेटरीज के दरमियान में, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके दरमियान में बिल्कुल होना चाहिए। तो ये एक ऑर्डर इस तरीके से पास ऑन होता है। प्राइम मिनिस्टर पॉलिसी बनाता है, कोई भी पॉलिसी बनाए, अच्छी है बुरी है इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहे हम, लीगल स्टेटस पावर्स का। प्राइम मिनिस्टर पॉलिसी बनाएगा, किसको कम्युनिकेट करेगा? मिनिस्टर्स को। मिनिस्टर आगे किसको कम्युनिकेट करेगा? सेक्रेटरीज को। सेक्रेटरीज किसको कम्युनिकेट करेंगे? रेलिवेंट डिपार्टमेंटल जो अथॉरिटीज हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, ग्रेड 21 का ऑफिसर, 22 का ऑफिसर, जो भी आगे जो भी स्ट्रक्चर है उसको। फिर इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होती है। यानी अल्टीमेट पूरे पाकिस्तान का निजाम इस तरीके से हिरार्की में कंट्रोल होता है। यह है प्राइम मिनिस्टर की पावर्स। और नेक्स्ट कह रहा है मिनिस्टर असिस्टेड बाय सेक्रेटरीज टू इंप्लीमेंट पॉलिसीज। भाई ये हमारे हो गया सिस्टम गवर्नमेंट का। भाई ये समझ आ गया?
प्रेसिडेंट का स्टेटस, प्राइम मिनिस्टर का। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को आपने याद जरूर करना है, लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है ना लॉ मेकिंग प्रोसेस, उसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है। सिलेबस में है, पढ़ना है आपने, लेकिन लॉ मेकिंग प्रोसेस में रोल किसका है? प्रेसिडेंट का और किसका? पार्लियामेंट का। प्रेसिडेंट पढ़ लिया, पार्लियामेंट की तरफ आ जाए। पार्लियामेंट में दो, लॉ मेकिंग प्रोसेस में दो बॉडीज है, कौन कौन सी भला? नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली तो नहीं है। नहीं, प्रोविंशियल असेंबली का इतना ही काम था कि सेनेट के मेंबर्स को चुन ले, बस कहानी खत्म। अब जरा नेशनल असेंबली के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं और सेनेट के बारे में करते हैं। नेशनल असेंबली का काम क्या है? लॉ मेकिंग और फार्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। इंडिया के साथ जंग करनी है कि सुलह करनी है, ये पॉलिसी कहाँ बनेगी? आइन के मुताबिक नेशनल असेंबली में। ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस ये सारा नेशनल असेंबली जनरेट होगा। नेशनल असेंबली के इलेक्शन कैसे होते हैं, इसमें पर्सन कैसे, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया। हर 5 साल बाद पाकिस्तान में तो होते ही रहते हैं, तो हर 2-4 साल बाद इलेक्शन होंगे। चले अब आइन के मुताबिक बात करते हैं। 5 साल के बाद तो जो रजिस्टर्ड वोटर वोट कास्ट करेंगे वो एमएनए को भी चुनते हैं, एमपीएस को भी। जिनको जो एमएनए बनेगा बाय वोट्स बनेगा। किसके वोट, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, आपने लिखना है रजिस्टर्ड वोटर्स के वोट से वो एमएनए बनता है। ठीक है, जो आइन के मुताबिक वही पढ़ाना है ना, बाकी तो आपको पता ही है। तो और टाइम पीरियड क्या होगा? 5 साल। इसका मतलब है कि जो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा मैक्सिमम कितने अरसे के लिए बन सकता है? 5 साल के लिए। और आपको पता है पाकिस्तान का कोई भी, चाहे गवर्नमेंट जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, आज तक रिकॉर्ड है 5 साल तक पूरे नहीं किए या करने दिए, किए। उसकी हरकतें ऐसी होती है ना, उसकी हरकतें ऐसी होती हैं करना मुल्क को कौम के अजीम तर मफाद में, फिर जमीर जागते हैं। समझ गए? तो 12 ऑफिशियली क्या है? 5 साल। ठीक है, मंडे को क्लास, अगर मैं बच गया तो मंडे को क्लास होगी, अगर तो फिर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं नहीं ऐसी तो बात नहीं, मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कही, वो मैं बताया वो, हाँ समझ रहे। तो इलेक्शन तो वोट्स भैया, तो जो 5 साल के लिए एमएनएज होंगे। ओके, इसके बाद क्या होगा? कंपोजिशन क्या होगी? नेशनल असेंबली में जो कंपोजिशन होती है एमएनएज की, सीट्स जो रखी गई है, देखा हल्का नंबर 201, 202, 203, ये जो सीट्स रखी गई है ना, ये रखी गई हैं बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। 50% से, क्योंकि 50% से ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान की पंजाब में है, इसी वजह से 50% से ज्यादा नेशनल असेंबली की सीट्स वो भी पंजाब की है। ठीक है, कुछ सीट्स रिजर्व भी हैं, रिजर्व वुमेन के लिए, मिनॉरिटीज के लिए, कुछ इस तरह की सीट्स रिजर्व भी है, लेकिन मोटा मोटा हिसाब किताब यही है कि ज्यादा सीट्स। इसमें जो एमएनएज होते हैं, ये अपने आप में से एक तो लीडर को सिलेक्ट कर, जो प्राइम मिनिस्टर है। इसके अलावा ये नेशनल असेंबली को चलाने के लिए, देखिए किसी भी मीटिंग कहीं पे भी 8-10 लोग हो ना, कोई पंचायत भी लगे, तो वहां पे किसी एक को सरबराह बना देना चाहिए ताकि वो मामलात को अच्छे तरीके से चलाए। सरबराह बनाने का ये मतलब नहीं उसके पास एक्स्ट्रा कोई सुपर पावर्स आ गई है, नहीं, वो है वैसे, लेकिन सिर्फ इंतजामी मतलब मीटिंग को अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए किसी एक का वहां पे यूं कह लीजिए सरबराह होना जरूरी है। तो इसलिए नेशनल असेंबली में और सेनेट में, दोनों में ये लोग सरबराह को चुन लेते हैं कि मीटिंग को प्रिजाइड, जो नेशनल असेंबली की मीटिंग होगी इसको प्रिजाइड कौन करेगा, चेयर कौन करेगा। इस सेनेट की मीटिंग्स होगी, कौन प्रिजाइड, कौन चेयर करेगा। तो जो नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली के मेंबर्स चुनते हैं किसको? स्पीकर को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो चले प्राइम मिनिस्टर बन गया ना, वो तो अलग अपना सेटअप चला रहा है। अब जो मीटिंग्स होगी महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद नेशनल असेंबली की, उन मीटिंग को प्रिजाइड कौन करेगा? स्पीकर। और वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा? डिप्टी स्पीकर। डन जी, ये स्ट्रक्चर समझ आ गया नेशनल असेंबली का स्ट्रक्चर।
इसमें गालबन टोटल नेशनल असेंबली की सीट्स है 342 है शायद, देखिए लिखा हुआ कोई कितनी है, नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स बताई गई है इसमें, कहीं नहीं बताएगी। चलिए वो कल वाले प्रोसेस, जो प्रोसेस होगा ना उसमें बताई गई है फिर कंपोजिशन की। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, ये बताई गई होगी यार, कहीं नहीं बताई। चलिए आप मुझे याद करवाइएगा, ये मैं आपको लिस्ट दूंगा कि टोटल कितनी सीट्स हैं नेशनल असेंबली। गालबन 342 इसके लगभग है, इसके लगभग है भाई, वो सेनेट की होती है यार, सेनेट नेशनल असेंबली की सीट्स कोई 340 के लगभग हैं, लेकिन वो डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो मेजोरिटी 336 कम हो गए 8 नहीं, एज ऑन टुडे की नहीं, जो हमारी किताब में लिखी है मैं आपको वो बताऊंगा, जो किताब में लिखी हुई है। हाँ जी ठीक है जी, चलिए ठीक है। बहरहाल चले इसको छोड़े, इंट्रोडक्शन नेशनल असेंबली का कंप्लीट हो गया हमारा। अब आते हैं सेनेट के इंट्रोडक्शन की तरफ। सेनेट का रोल क्या है? सेनेट का रोल है जो भी सबसे बड़ा रोल, जो भी लॉ नेशनल असेंबली ने पास किए हैं उनको दोबारा मतलब उनको भी अप्रूव करना। क्यों ये सेकंड लेयर ऑफ अप्रूवल क्यों रखी गई है? अगर एक लॉ नेशनल असेंबली ने पास कर दिया था तो फिर वो सेनेट से क्यों दोबारा अप्रूव करवाया जा रहा है? दोबारा नहीं, पहले तो भी करवाया जा रहा है, लेकिन ये सेकंड लेयर ऑफ अप्रूवल किस लिए है? ताकि हाँ जी इक्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। सेनेट में सारे जितने भी प्रोविंसेस होते हैं उनके इक्वल रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं। तो जितने बिल नेशनल असेंबली ने पास किए हैं वो सारे पास किए, सारे के सारे सेनेट से भी अप्रूव करवाना जरूरी है, सिवाय एक बिल के, मनी बिल। ये जो हर साल बजट आता है ना आपका, हर साल मनी बिल, ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली में पास होगा, सेनेट में पास। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली में पास होता है, सेनेट में अप्रूवल की जरूरत नहीं है। वरना नेशनल असेंबली में, मनी बिल के अलावा बात कर रहा हूं, अदर देन मनी बिल, नेशनल असेंबली में जितने भी बिल पास हुए हैं वो दोबारा वो उनकी अप्रूवल एक और रिक्वायर्ड है, किससे? सेनेट से। और अगर सेनेट में कोई बिल अप्रूव हुए हो तो उनकी अप्रूवल किससे लेनी है? नेशनल असेंबली से। इसका मतलब ये हुआ कोई भी लॉ पाकिस्तान में जो अप्रूव होगा ना, इनिशिएट चाहे नेशनल असेंबली से हो या चाहे सेनेट से, उससे दोनों बॉडी से अप्रूव होना जरूरी है। पाकिस्तान में कोई भी जब एक्ट बनेगा उसकी अप्रूवल दोनों जगह से होनी चाहिए। किन दोनों जगह से? सेनेट से भी और नेशनल असेंबली से। लेकिन मनी बिल के केस में सिर्फ एक जगह से अप्रूवल रिक्वायर्ड है, किससे? किससे? नेशनल असेंबली से। सेनेट से अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो सेनेट का जो मेजर टास्क है, मेजर रोल है, वो क्या है कि अप्रूव करना है बिल जितने भी नेशनल असेंबली ने पास किए हैं। सेनेट से अप्रूव करवाने से इंश्योर हो जाता है, श्योरिटी हो जाता है। किस चीज की श्योरिटी? प्रोविंशियल डोमिनेंस को प्रिवेंट किया जाए। प्रोविंशियल डोमिनेंस का मतलब समझ है, यानी कोई एक प्रोविंस डोमिनेट ना हो। इलेक्शन कैसे होता है सेनेट का? एमपीएस इलेक्ट करते हैं, इनका टेन्योर 6 ईयर होता है, और इसके बाद में कहा जाता है सेनेट अमर है। सेनेट क्या है? हमेशा रहेगी, हमेशा हमेशा। ये कभी, जो नेशनल असेंबली है ना, ये 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती है, और आपको पता होगा डिसॉल्व हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टर भी गया, असेंबली भी गई, फिर आती है निगरान हुकूमत। वो कुछ अरसे के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं होते ना, तो वो क्यों निगरान हुकूमत क्यों? क्योंकि नेशनल असेंबली खत्म होगी, उसका टेन्योर खत्म। नेशनल असेंबली खत्म होगी तो जो नेशनल असेंबली का रिप्रेजेंटेटिव था प्राइम मिनिस्टर, वो भी खत्म। लेकिन सेनेट में ऐसा नहीं होता। सेनेट में टेन्योर है 6 साल, लेकिन इसमें हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं। अजीब बात, घूम गए ना, घूम गए। क्या भाई मैं क्या बोला भला? हाँ, सेनेटर्स का टेन्योर 6 साल होता है, लेकिन इसके इलेक्शन कब होते हैं? हर 3। भाई ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि इलेक्शन आधे आधे होते हैं। जैसे टोटल सेनेटर्स 104 हैं, अगर 104, तो उसमें से 50% यानी 52 सेनेटर्स इलेक्ट किए जाएंगे 2020 में,
उनका टेन्योर कब तक होगा? 2026 तक। और फिर 52 सेनेटर्स इलेक्ट किए जाएंगे 2023 में, उनका टेन्योर कब होगा? 2029 तक। अब 2026 में फिर इलेक्शन होंगे, लेकिन किन के? जो 20 वाले थे। भाई समझ आ रही है कहानी कैसे चल रही है? नहीं समझ आ रही है आपको? नहीं समझ आ रही? ये जरा देखिए, फर्ज कीजिए ये 2020 है, 2000, इसमें कितने सेनेटर्स का इलेक्शन होगा? और फिर 3 साल बाद 2023, इसमें कितने सेनेटर्स का इलेक्शन होगा? 52। अब ये जो 2020 में है, ये कब रिटायर होंगे? 2026 में। इस ग्रुप का इलेक्शन होगा 2026 में। फिर टेन्योर 6 साल हो गया। और ये वाला जो ग्रुप है 29, 2029। इस तरीके से ये चलते जाएंगे, ठीक है। यानी हर 3 साल बाद इलेक्शन होंगे, लेकिन कितने का? तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि सेनेट बिल्कुल ही फारिग है, ठीक है। बल्कि सेनेट अगर आधों का टेन्योर खत्म हो भी गया, तो जब तक वो दूसरे नहीं आ जाते नए उनकी जगह पे, बाकी के आधे काम कर रहे होंगे। इसीलिए बोला जाता है सेनेट क्या है? अमर है, परमानेंट बॉडी है। ये क्या है? परमानेंट बॉडी। लेकिन नेशनल असेंबली परमानेंट नहीं है, वो 5 साल बाद फारिग है, उसके फिर वो निगरान हुकूमत आ जाएगी। डन जी, सेनेट समझ आ गया? हाँ, टर्म 6 ईयर है, लेकिन इलेक्शन हर 3 साल बाद होंगे। ये कंफ्लिक्ट समझ आया आपको? ओके। कंपोजिशन क्या? इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होगी, हर प्रोविंस से इनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। 23 सीट्स है हर प्रोविंस की, तो ये कितनी बन जाती है? ये तो 23 चौका बनती हैं 92, तो बाकी 104 में से बाकी जो 12 है, ये कौन सी है? हाँ, ये कुछ रिजर्व सीट्स हैं, रिजर्व सीट्स हैं, ठीक है। ये कुछ मेरा हाल है शायद इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की है, कुछ फाटा की है, ठीक। तो ये टोटल फिर मिलके ऐड होके 104 बन जाती है, हर सूबे की इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और सेनेट में जो लोग होते हैं, ये भी अपने सरबराह को चुनते हैं, ताकि वो सेनेट की जो मीटिंग्स हो रही हैं उनको लीड किया जा सके। जो इनका सरबराह होता है वो कौन है? चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। सेनेट का जो सरबराह होता है इसे क्या बोलते हैं? डिप्टी। और जो नेशनल असेंबली का सरबराह होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो जरा अभी सर्च करके मुझे बताइए, इस वक्त पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है? और प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्पीकर। अच्छा, नेशनल असेंबली में जो लीडर होता है उसे क्या बोलते हैं? स्पीकर या चेयरमैन? स्पीकर। देखिए इस वक्त स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली कौन है? जरा देखें, जरा जो सीखा है हमने प्रैक्टिकली भी देखा। PMLN का अयाज सादिक, अयाज सादिक साहब। नहीं, अल्लाह ताला ने जिस बताया रिस्पेक्ट करना था बनता है, वरना क्या फर्क पड़ता है? नाम को कोई फर्क पड़ता है? नाम में फर्क पड़ता है? तो अगर फर्ज करें कोई आपका इख्तलाफ भी हो, लेकिन फिर भी बुलाना अच्छे नाम से चाहिए, ऐसा ही है। तो जरा बताइए कौन कौन साहब है हमारे इसके नेशनल असेंबली के? अयाज सादिक साहब। अच्छा, और जो चेयरमैन है सेनेट का, चेयरमैन कौन है? सेनेट का चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी साहब है। अच्छा, यूसुफ रजा। अच्छा, मुझे ये बताइए, मिनिस्टर जो हैं, लिस्ट ऑफ मिनिस्टर देखें आती है, लिस्ट ऑफ फेडरल मिनिस्टर्स इन पाकिस्तान। देखे जरा, कोई 2-4 मिनिस्टर हमें बता दीजिए। वजीर दाखिला कौन है? इंटीरियर मिनिस्टर कौन है? देखे आता है, लिस्ट आ रही है कोई? मोहसिन नकवी साहब। नहीं तो वो जो होते थे वो क्या थे? वो फैसलाबाद वाले, वो वजीर कानून है। वजीर कानून कौन है? वो भी मिनिस्टर है ना। देखिए, आपको अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल बताने का मकसद है कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी आपको क्लियर हो कि किस तरीके से पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है। देखिए, मिनिस्टर्स की तादाद आ गई है, आ रही है।
हाँ, कोई एक दो ऊपर जो टॉप के मिनिस्टर्स है वो बता दे कौन कौन है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये फारग है, कभी सुना ही नहीं। आगे चले, कोई वजीर रेलवे कौन है ये बताएं। शेख रशीद साहब नहीं है यहाँ पर। मुझे मैं सियासत छोड़ दी उन्होंने, मुझे लगता है अब नहीं आते होते है ना। अब मैं नहीं देखा हूँ काफी, अब तो वैसे मैं टीवी भी नहीं देखता। मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, ये है रेलवे, वजीर रेलवे मिनिस्टर। तो ये टोटल कितने मिनिस्टर्स हैं, यानी पाकिस्तान का सारा जो निजाम हुकूमत है ये कितने लोग चला रहे हैं? 21 31। ये फेडरल कैबिनेट मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर्स की तादाद। चलिए, नहीं ये याद करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको इंटरेस्ट के लिए बनाया, या तो आपने यही करना है, बस यही काफी है। बाकी सारी चीजें सिर्फ ताकि आपको लिंक हो जाए कि किस लेवल पे करंटली कौन पर्सन काम कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, लॉ मेकिंग पावर है तो वैसे गवर्नमेंट के, ये इनके पास नेशनल असेंबली और सेनेट के पास है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है नेशनल असेंबली और सेनेट अपनी ये पावर डेलीगेट कर देते हैं कुछ इदारों को। जैसे इसकी छोटी सी एग्जांपल, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान बना है, ये बना है, आपको पता है किस लॉ के मुताबिक बना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961, गालिबन 1961 नहीं है, देखे जरा आई कैप। तो ये किसने पास किया? ये वैसे ऑर्डिनेंस है, ये प्रेसिडेंट ही पास करता है, उस वक्त पार्लियामेंट होगी नहीं। पाकिस्तान में जितने भी ऑर्डिनेंस है, जिस लॉ के आगे ऑर्डिनेंस आ जाता है ना, इसका मतलब है इसे पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, इसे प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट पास किया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात सुन लें, जो लॉ कानून में इस चीज की इजाजत है कि अगर अर्जेंट मैटर हो ना तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को बाईपास करके डायरेक्ट लॉ पास कर सकता है, लेकिन उसको एक्ट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, और उसका टाइम होता है 120 डेज। 120 डेज के अंदर अंदर उसे पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना लाजमी है। लेकिन आप देखेंगे वो 50 साल पुराने ऑर्डिनेंस पास अभी भी चल रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि वो ऑर्डिनेंस जिस वक्त पास हुआ ना, उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था, सेनेट थी ही नहीं, पार्लियामेंट थी ही नहीं। और आपको पता है जब कोई मार्शल लॉ लगता है ना, तो फिर क्या आइन और कहाँ का आइन, उसकी हैसियत क्या हो जाती है? कागज के टुकड़े की तरह। तो इसीलिए वो ऑर्डिनेंस, बात को स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, सर ऑर्डिनेंस का तो लॉ में टाइम पीरियड 120 डेज लिखा हुआ है, तो ये वो पुराने ऑर्डिनेंस को, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, ये कहाँ से आ गया? अभी तक चल क्यों रहा है? अगर उसका तो चल ये रहा है कि हाँ जी, कि वो बस छोड़े इसको, चल रहा है तो चल रहा है। तो अच्छा, बताना ये चाह रहा था, अगर उस लॉ को प्रूव हुआ है वो आई कैप से रिलेटेड है। अब मुझे बताइए, आई कैप ने फर्ज कीजिए अगर कोई न्यू एजुकेशन स्कीम लॉन्च करनी है, अब उसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, कितने लेवल होने चाहिए, ट्रेनिंग कितने अरसे की होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपके ख्याल में जो वो MNAs, वो सेनेटर्स जिनको अवाम ने इलेक्ट किया है, क्या वो ये चीजें डिसाइड कर सकते हैं? टेक्निकल चीजें वो ये टेक्निकल चीजें डिसाइड नहीं कर। तो बाज़ औक़ात लॉ मेकिंग प्रोसेस में बड़ा लॉ तो वो अप्रूव कर देते हैं, लेकिन उसमें कुछ छोटी चीजें, टेक्निकल चीजें ऐसी होती हैं जो कि उनके पास चूंकि टेक्निकल नॉलेज नहीं है, रेगुलर जो लॉ मेकर्स हैं उनके पास, सेनेटर्स के पास या MNAs के पास, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी इस पावर को डेलीगेट कर देते हैं उस टेक्निकल बॉडी को कि भैया हमारे बिहाफ पे आप रेगुलेशंस कर लीजिए, जो भी चीजें होंगी फाइनल अप्रूवल हमसे ले लीजिएगा। अब जैसे फर्ज कीजिए आई कैप ये पूछे कि सर ये बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ इसको इकट्ठा कर दें कि अलग अलग कर दें, तो जो MNAs होंगे, सेनेटर्स होंगे, वो कहेंगे सर ये इतनी टेक्निकल बातें हमें क्या पता कि इनको इकट्ठा होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए, कैफ का सिलेबस क्या होना चाहिए, भाई हमें क्या पता। ये चीजें तो आप डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आई कैप एक ऑर्डिनेंस के तहत वजूद में लीगल उसका स्टेटस है, तो फाइनल अप्रूवल, चूंकि आप जब चेंज कर रहे होंगे तो उसका मतलब आप लॉ में चेंज कर रहे हैं, तो आप चेंजेस जरूर कर लें, लेकिन स्कीम फाइनल अप्रूवल के लिए हमारे पास लेके आइएगा, हम उसको अप्रूव करेंगे, आप इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा।
तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, याद रखिए, अगर तो कोई जनरल मैटर हो ना, कोई नेशनल इश्यूज हो, उसके ऊपर तो MNAs और सेनेटर्स डिस्कशन करके उनको नॉलेज होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो लॉ मेकिंग करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समटाइम कुछ टेक्निकल मैटर्स के ऊपर जब लॉ मेकिंग करनी होती है ना, तो उनकी लिमिटेशंस होती है, उनके पास स्पेशलिस्ट नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होता, स्किल नहीं होती, एक्सपर्टीज नहीं होती इतनी। तो वो क्या करते हैं, कुछ हद तक इस पावर को, लॉ मेकिंग पावर को डेलीगेट कर देते हैं। लेकिन किस केस में करते हैं, जब इशू टेक्निकल नेचर का हो, तब। हर पावर डेलीगेट नहीं करेंगे। इसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्या बोलते हैं? आपके ख्याल में जो टेक्निकल नेचर की लॉ मेकिंग है, इसमें रेलिवेंट कोई जो इंस्टीट्यूट है फॉर एग्जांपल, या कोई और बॉडी है, उसको पावर डेलीगेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। इसे बोलते क्या है? डेलीगेटेड। इसके कुछ फायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। आइए जरा इसको पढ़ते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है? पावर गिवन बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पावर देगी, किसको पावर देगी? किसी सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। जैसे समझने के लिए ज़हन में एग्जांपल बना ले, जैसे आईकैप को पावर दे दी कि क्या करे, कि वो कुछ बाय लॉज बनाए। बाय लॉज कहते हैं छोटे मोटे लॉज, मतलब कोई माइनर किस्म की लॉ मेकिंग कर ले फॉर स्पेसिफाइड पर्सन ओनली, सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे आईकैप बॉडी सबऑर्डिनेट बॉडी है, अब जाहिर है पार्लियामेंट तो सुप्रीम है ना लॉ मेकिंग में। आईकैप सबऑर्डिनेट बॉडी है, आईकैप ने कोई स्पेसिफिक पर्पस यानी सिर्फ सीए के हवाले से लॉ मेकिंग करनी है, इसको फिर अथॉरिटी दी जा सकती है, आप लॉ मेकिंग कर लो। स्कीम चेंज इसकी एक एग्जांपल है। हाँ देखा, डिले होने का जो एक बड़ी रीजन ये बताई जाती है वो क्या है? गवर्नमेंट के पास गई हुई अप्रूवल होने के लिए। तो वो किस लिए? क्योंकि लॉ मेकिंग, हालांकि काम सारा टेक्नोक्रेट मतलब जो टेक्निकल लोग, इन लोगों ने किया, लेकिन फाइनल अप्रूवल तो बहरहाल होनी चाहिए ना। ठीक, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट ये। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं? टाइम सेव होता है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट कुछ बड़े अहम इश्यूज के ऊपर फोकस कर लेती है, ये इशू छोटे मोटे डेलीगेट कर दिए। और क्या है? एक्सपर्ट नॉलेज मिल जाता है लॉ मेकिंग प्रोसेस में, एक्सपर्ट नॉलेज ऐड हो जाता है। और क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्पीड अप, ठीक है, ज्यादा तेजी के साथ लॉ मेकिंग हो जाती है। वरना क्योंकि जो ऑफिशियल्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर एग्जांपल आईकैप के केस में, वो तो डेली ऑफिस आएंगे। पार्लियामेंट की मीटिंग डेली नहीं होती, उसमें जब डिबेट शुरू होती है वो बाज़ औक़ात महीने लग जाते हैं। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल आपके सामने है, वो हर 2-3 महीने बाद मीटिंग होती होगी, कुछ ना कुछ डिस्कशन होगी, फिर आगे कर दिया। लेकिन अगर यही लॉ मेकिंग कोई अथॉरिटी कर रही होती तो जैसे आईकैप, तो वो लोग तो डेली भी ऑफिस में आते हैं, वो डेली, तो स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी लॉ बनाना भी आसान है, बाद में इसको चेंज करना भी आसान है अगर उसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व हो, ठीक है, यानी अथॉरिटीज को डेलीगेट कर दिया जाए। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको कहा जाता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी लॉ ने, जो आइन ने पावर दी है लॉ मेकिंग की, वो किसको दी है? वो पावर दी है आइन ने पार्लियामेंट को, सेनेट को, नेशनल असेंबली। लेकिन सेनेट खुद अपनी ये पावर उस इदारे को दे रही है जिसका आइन में जिक्र ही नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझ आ रहा है? यानी कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब इसका आइन में जिक्र नहीं है, कि आइन के लिहाज से लॉ मेकिंग किसने करनी है? पार्लियामेंट ने। लेकिन अब लॉ मेकिंग कौन कर रहा है? कोई इदारा, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो वो आइन में उसका जिक्र नहीं, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। बल्क ये ज्यादा लॉज इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। जैसे एक और इदारा है SCCP, उसको, इस इदारे को लॉ के मुताबिक बनाया गया, लेकिन SCCP ने कहा ना, कंपनीज की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, ये कंपनी का रेगुलेटर है, इन्होंने एक रूल ये है कि हर कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसकी चेकिंग होगी और उसकी एक रिपोर्ट बनेगी जो सारी दुनिया को दिखाई जाएगी ट्रांसपेरेंसी के लिए, कि देखिए ये इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये एक बंदे ने इसकी चेकिंग की है तो इसकी रिपोर्ट दी है। अब ये आइडिया तो अच्छा था जो लॉ मेकर्स ने पास किया, पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट ने, क्या कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना जिसमें लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक इंडिपेंडेंट पर्सन
चेक करे। ये आइडिया आपके ख्याल में अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। ये उन्होंने प्रूव कर दिया। लेकिन फिर अगला सवाल ये आया कि वो एक्सपर्ट जो रिपोर्ट बनाएगा वो किस शक्ल सूरत की होगी, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा? तो पार्लियामेंट ने कहा जी हम तो टेक्निकल बंदे नहीं है कि रिपोर्ट बता सके कंटेंट क्या होना चाहिए, अल्फाज क्या होने चाहिए। ये उन्होंने एससीसीपी को डेलीगेट कर दिया। और फिर एससीसीपी ने क्या किया? फॉर एग्जांपल उसने ये किया, लिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट होगी तो उसका फॉर्मेट अलग कर दिया। अनलिस्टेड कंपनी फर्ज कीजिए, उसने कहा कि अगर कोई खुद से भी करवाना रिक्वायर्ड नहीं है, खुद से करवाना चाहे वो भी करवा सकता है, उसका फॉर्मेट अलग कर दिया। एनजीओ का फॉर्मेट अलग कर दिया, सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्मेट, यानी एक रिपोर्ट की बजाय 5-6 फॉर्मेट चल पड़े। ऐसे पावर दी थी लेकिन उस पावर का अंधाधुंध इस्तेमाल भी हो सकता है। तो इसीलिए बल्क एक डिसएडवांटेज होता है क्या, कि लॉ मेकिंग जो है बल्क हो सकती है। ठीक, बहुत ज्यादा लॉ, जरूरत से ज्यादा जब रेलिवेंट अथॉरिटीज जो दूसरे अथॉरिटी होते हैं ना, स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की पावर्स इन इदारों को दी जाती है, तो हो सकता है वो इस पावर का मिसयूज कह लें, मिसयूज कहना गलत था, एक्सेसिव यूज कर ले। ये थोड़ा सा ना न्यूट्रल सा लफ्ज है, एक्सेसिव यूज कर ले बल। और एक और क्या कि पार्लियामेंट का फिर उस लॉ मेकिंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, लॉस ऑफ काउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, कि जो पावर पार्लियामेंट ने उस स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, बॉडी को, इदारे को दे दी, पार्लियामेंट का कंट्रोल तो लूज हो गया ना अब उस इदारे का। ये इसके डिसएडवांटेज है। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि डिसएडवांटेजेस में आपको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कौन सा लग रहा है, पहले वाला, दूसरे वाला के तीसरे वाला? कितने स्टूडेंट्स को पहले वाला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लग रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल? नहीं। कितनों को दूसरे वाला लग रहा है? शाबाश। कितनों को तीसरे वाला लग रहा है? हाँ, दूसरे और तीसरे वाला लगभग बराबर है, दूसरे वाला शायद थोड़े एक दो ज्यादा हो। इसको खत्म करने के लिए, एक बड़े डिसएडवांटेज को खत्म करने के लिए क्या कंट्रोल होना चाहिए लॉ मेकिंग के ऊपर? चाहे आपने पावर किसी को दे दी है, पार्लियामेंट ने ये पावर किसी इदारे को दे दिया लॉ मेकिंग की, लेकिन क्या अल्टीमेट पार्लियामेंट का कंट्रोल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो दो तरह के कंट्रोल्स रखेंगे उस इदारे पे। नंबर 1, ये रूल रखा गया है कि आपने जो भी लॉ बनाना है बना लें, फाइनल अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट के पास लेके आए। इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल, कि पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, पावर देते हुए बता दिया, ए भाई हम तुम्हें जो पावर दे रहे हैं ना, ये सिर्फ न्यू एजुकेशन स्कीम की हद तक है, ठीक है, इसका कोई और इस्तेमाल ना कर लेना। ये जो पावर दे रहे हैं ये सिर्फ रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा इस हद तक है, इसका कोई और इस्तेमाल ना कर देना, ये बता दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। और फिर बाद में जब ये लोग फॉर्मेट वगैरह बना के, लॉ बना के लेके आए, तो फिर उसको दोबारा किसने अप्रूव करना है? फाइनल अप्रूवल पार्लियामेंट की होगी। यह है पार्लियामेंट्री कंट्रोल। क्या पार्लियामेंट्री कंट्रोल? रिस्क क्या है कि जब पावर डेलीगेट की, इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? कंट्रोल्स नहीं रहता पार्लियामेंट का। ठीक है, अब इसको कैसे एड्रेस किया गया? 2 ऑप्शन। पहली ऑप्शन क्या? पार्लियामेंट्री कंट्रोल। पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या है कि पार्लियामेंट पावर देते हुए बताए कि इसका इस्तेमाल क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन लगा दे, और जब वो लॉ बना के ले आए तो फाइनल अप्रूवल कौन दे? पार्लियामेंट। वो देख ले भैया लॉ हमारी तो औकात के मुताबिक बने कि नहीं। और एक दूसरी ऑप्शन भी है इसको कंट्रोल करने की, वो क्या है? वो है जुडिशियल कंट्रोल। जुडिशियल कंट्रोल क्या है कि अगर किसी भी पर्सन को ये लगे कि इसका इस्तेमाल गलत किया गया है, कोई भी पर्सन हो सकता है, तो वो कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। अगर कोर्ट को लगे कि पावर का इस्तेमाल गलत हुआ है तो कोर्ट क्या करेगी? उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जो लॉ पास हुआ है उसको नल एंड वाइड करार दे देगी, गलत दे देगी। जी हाँ, नजर सानी का कानून। ठीक है, अब मैं ज्यादा इसके ऊपर डिबेट नहीं करना चाहता, वरना कहीं आप ये ना सवाल पूछ लें कि सर इसका मतलब है अगर न्यू एजुकेशन स्कीम में कोई डिस्क्वालिफिकेशन पॉलिसी हुई जिसको, वो मैं नहीं उस तरफ आपको लेके जाना चाह रहा। ठीक है, वो मेरा काम भी नहीं है। बहरहाल नजर सानी की अपील हो सकती है। जी कुछ समझ आया? चलिए, कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए। आज हमने 2 कंसेप्ट पढ़े हैं। कौन कौन से कंसेप्ट पढ़े हैं?
नंबर 1 लेजिस्लेटिव बॉडीज, और नंबर 2 लेजिस्लेटिव बॉडीज अपनी पावर को डेलीगेट भी कर सकते हैं। ये कंसेप्ट पढ़ा। पहला कंसेप्ट क्या पढ़ा? पाकिस्तान में कानून साजी करने के लिए कौन कौन सी बॉडीज हैं? 2 ही बड़ी बॉडीज हैं। प्रेसिडेंट तो साइन करने के लिए सिर्फ। कौन सी 2 बड़ी बॉडीज हैं? नेशनल असेंबली और सेनेट। फिर हमने क्या पढ़ा? बाज़ नेशनल असेंबली और सेनेट अपनी पावर को डेलीगेट कर देती है, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट भी पढ़ा। डन जी। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा मंडे को, उसमें हमने क्या पढ़ना है? प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन के लेजिस्लेशन का प्रोसेस। अभी तो आज पढ़ा है अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, ये आज नहीं पढ़ा। फर्क समझ रहे हैं दोनों में? ये कब पढ़ना है? कल पढ़ना है। ठीक है, चलिए जी। नहीं वो थोड़ा फर्क होगा, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। कल आपकी क्लास नहीं है, संडे को, मंडे को आपकी लास्ट क्लास होगी। अगर किसी वजह से कोई स्टूडेंट ना आ सका तो यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड हो जाएगा और आपके साथ लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।